क्या देखा, ज्यामिति के 5वां अध्याय, और यहां से ज्यामिति का आगाज शुरू होता है। 5वां अध्याय कौन सा अपना? यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड ज्यामिति का क्या परिचय? ज्यामिति की क्लास हम लोग आज से नहीं, बल्कि क्लास लगभग 6 से थोड़ा ठीक ठाक ढंग से पढ़ना हम लोग शुरू कर देते हैं। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग क्लास 6 से शुरू हो जाता है, समझे। और हम लोग आज बात करने वाले यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के बारे में। यूक्लिड एक गणितज्ञ रहे हैं, उनके ज्यामिति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यूक्लिड को ज्यामिति का पप्पा कहा गया। यूक्लिड को ज्यामिति का क्या कहा गया? पप्पा, यानी पिताजी। तो क्वेश्चन पूछे कि ज्यामिति के पिता किन्हें कहा गया? यूक्लिड। तो अभी ज्यामिति का सिर्फ हम क्या करने वाले हैं? परिचय, समझे। अभी सिर्फ परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा, इसमें बहुत सारी बातें होगा इसमें। यूक्लिड ने क्या बोले और भी गणितज्ञ ने क्या बोले, इस सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद शायद 1-2 प्रश्नावली है, ज्यादा बड़ा है नहीं टॉपिक, ये छोटा ही है। 2 प्रश्नावली है, दोनों प्रश्नावली बहुत आसान है, सिर्फ भाषा का खेला इसमें ज्यादा है, और कुछ है नहीं इसमें। ज्यादा सिर्फ लैंग्वेज का खेल, सिर्फ भाषा का खेल, ठीक है। और हम सिर्फ परिचय ही जानेंगे यहाँ पे। और ज्यामिति की ओरिजिनल कहानी हम लोगों का शुरू होगा रेखा एवं कोण से। इसके बाद जो अध्याय आएगा, कौन आएगा? रेखा एवं कोण। वहां से आएगा कैलकुलेटिव पार्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट वहां शुरू होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाषाएं का खेल होना है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो यहां बात आया ज्यामिति। कौन सा शब्द आया? ज्यामिति शब्द आया। तुम्हें पता है ज्यामिति 2 शब्द से मिलकर के बना, जया और मिति, 2 शब्दों से मिलकर बनाओ। जया अंग्रेजी में से हम बोलते हैं ज्योमेट्री। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, यहां लिख देता हूं, जियोमेट्री। ऐसे नहीं होता ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इस तरह से। अब ज्यामिति में जया का अर्थ क्या होता है बताइए? जया का अर्थ हो गया पृथ्वी कहो, भूमि कहो, पृथ्वी बोल दो चाहे, हाँ पृथ्वी कह दो या भूमि कह दो या जमीन कह दो, जो कह दो। मिति का अर्थ मापन। मिति का अर्थ क्या होता है? मापन से होता है। यहां भी देखोगे 2 शब्द, जियो और मैट्री। जियो का अर्थ भी यही होता है, क्या? जियो का अर्थ पृथ्वी, जियो मतलब मोबाइल अपना जिंदगी समझ लेना। अब मैट्री मतलब मापन। तो कहने का मतलब इस शब्द से क्लियर हो रहा है कि ज्यामिति शब्द कहीं ना कहीं हमें भूमि के मापन से या पृथ्वी के मापन से संबंधित है। जमीन का टुकड़ा हो, भूमि का टुकड़ा हो, उसके मापन से संबंधित बातें हम लोग ज्यामिति में हम लोग करते हैं। बात समझ मान, कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? ज्यामिति 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जया प्लस जया का अर्थ पृथ्वी या फिर, हाँ मिति का अर्थ हो गया मापन से रिलेटेड। आया समझ में? हम लोगों के अपने दैनिक जीवन में कभी न कभी तुम लोग देखा होगा जमीन को मापते हुए, देखा जमीन को मापते हुए, चाहे घर बनाते समय हो, चाहे अपने खेत में हो, कहीं भी तुम लोगों ने जमीन के मापन की कहानी देखा होगा, जाना होगा, समझे। तो वो सब चीज कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है? ज्यामिति से ही जुड़ा हुआ है, समझे। जो कुछ भी तुम लोग देख रहे हो बनाते हो कंस्ट्रक्शन के रूप में, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन हो या फिर पुल का कंस्ट्रक्शन हो, रोड का कंस्ट्रक्शन हो, ये सब का सब किससे जुड़ा हुआ है? ज्यामिति से जुड़ा हुआ है। इसलिए ज्यामिति को पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक।
और एग्जाम में भी अच्छा खासा सवाल यहां से पूछा जाता है ज्यामिति से, चाहे वो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा कोई भी हो। बोर्ड एग्जाम में जब 10वां में दोगे परीक्षा, तो वहां पे 20 नंबर का तो पुराने सिलेबस के अनुसार देता था, 20 नंबर का। अब तो लगभग इसका दोगुना देता है। लेकिन कितना देता है? दोगुना लगभग सवाल आता है। समझ लो 30 से 40 नंबर का वेटेज इसका है। तो मैंने रखता है चैप्टर बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कोई दिक्कत समझ में आया? तो ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है कि ज्यामिति किससे जुड़ा हुआ है? ज्यामितिक उद्गम कहां से हुआ है? भूमि के मापन से हुआ है। भूमि के मापन से हुआ है ज्यामिति के बारे में बातें, समझे? और इसके थोड़ा सा हम इतिहास की चर्चा करेंगे, थोड़ी सी इतिहास जानेंगे कि इसमें आखिरकार ये कहां से शुरू हुआ, किस तरह से विकास किया, किस तरह से हम लोगों के सामने आया, वो सब हम लोग जानने वाले हैं। समझे बात को? ज्यामितिक अध्ययन विभिन्न रूपों में, ज्यामितिक अध्ययन जो है विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया है। जितने भी पूरे विश्व में प्राचीन सभ्यता रहा है, उन सारे सभ्यताओं के द्वारा ज्यामिति के बारे में बातें किया गया है कहीं ना कहीं। समझ में? चाहे वो मिस्र के देश का लोग हो, मिस्र नाम सुने मिस्र देश का, चाहे वो बेबीलोन का हो, चाहे वह चीन का हो, चाहे वो भारत का हो अपना, चाहे यूनान का हो, यूनान बोलो चाहे इसका एक और नाम है इनकास। तो ये सारे सभ्यता जो रहा है, इन सारे सभ्यताओं में ज्यामिति का विकास कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला। बात समझा? इन सब का विकास तुम्हें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला। ये सारी बातें तुम्हारे बुक में भी है, ये सब पढ़ सकते हो उल्टा करके किताब को। ठीक है ना? मिस्रवासियों के ज्यामिति, मिस्रवासी सबसे ज्यादा मिस्र देश में, सबसे ज्यादा कहां? मिस्र देश में, वहां पर सबसे ज्यादा ज्यामिति का विकास देखने के लिए मिला। सब ज्यादा कहां देखने के लिए मिला है? क्यों क्यों वहां ज्यादा देखने के लिए मिला है बताइए? क्योंकि वहां पर एक नील नदी है, याद है? मिस्र में कौन नदी है? नील नदी, जो कि विश्व के सबसे लंबी नदी माना जाता है। और वहां पर बाढ़ बहुत ही ज्यादा आता है नील नदी में। और तुम्हें पता ही है, जब बाढ़ आएगा तो वो जमीन को क्या कर देगा? जमीन को प्लेन कर देगा। जमीन पर कोई भी चिन्ह दोगे, वो सब चिन्ह को मिटा देगा। लोग रहने के लिए अपने जमीन का क्या करता है? निशान लगाता है कि भाई मेरा जमीन यहां से यहां है। सब अपना अपना निशान लगाता है ना। सब लोग देखा होगा घर में या खेत में कि किस तरह से निशान लगा लगा करके अपना खेती सब करता है। तो मिस्र देश के भी तो लोग यही काम करता होगा। तो वो लोग क्या किया, जब अपना खेती करता था तो ऐसे ही चिन्ह बना बना करके, चाहे कोई भी काम चिन्ह को बना बना के करता था। समझा? तो नील नदी में बाढ़ आने के कारण होता क्या था, ये सब चिन्ह एकदम सोफा चट एकदम प्लेन हो जाता था। सोचो, जब प्लेन हो जाता था, अब फिर बाढ़ तो चला जाएगा वापस। जब बाढ़ जाता था, पानी वापस गया तो सब जमीन प्लेन हो गया। अब पता ही नहीं चलता था कि भाई किसका जमीन कहां से है, किसका टुकड़ा कहां से, पता नहीं चल पाता था। तो फिर से भूमि को मापन करना पड़ता था। जमीन को माप माप करके सब अपना अपना टुकड़ा फिर से खोजता था। तो जब जमीन मापने के बाद आया तो क्लियर है, ये चीज कहीं ना कहीं आएगा, ज्यामिति आएगा कहीं के सामने। तो यहां से स्पष्ट हो जा रहा है कि मिस्र देश के लोग ज्यामिति के बारे में सबसे ज्यादा जानता था पहले। ठीक है? और उन्होंने एक क्या कहते हो, क्या इसका पिरामिड का नाम सुना? पिरामिड, पिरामिड काटा हुआ पिरामिड का आयतन भी निकाल लेता था ये सब। पिरामिड का आयतन क्यों? पिरामिड एक तरह का गोदाम जैसा होता था जिसमें अनाज रखता था, अनाज रखने कम करता था पहले वहां के लोग। तो उन चीजों को बनाने के काम करता था मिस्र के लोग, यानी कि उन सबको ये बात पता था। बात समझ में आए कि नहीं? बोलो। मिस्रवासी ने ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग अन्न भंडार के लिए किया था। अभी बोला मैंने, मिस्रवासी लोग क्या किया था? अन्न भंडार समझते हैं, गोदाम जिसको बोला जहां अनाज रखा जाता है। अब गोदाम बनाएगा तो स्वाभाविक है वहां पर इसका उपयोग होगा ही नहीं, समझा? अन्न भंडार के लिए पिरामिड बनाया था। पिरामिड, पिरामिड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा पिरामिड क्या होता है। ठीक है? पिरामिड का आयतन ज्ञात करना मिस्र देश के लोग जानते थे। पिरामिड का आयतन
निकालने के लिए वो सूत्र जानते थे। ये सब बात समझ में आ रही है? ये सब बात वो जानते थे टोटल है। तो पिरामिड की बात आया तो थोड़ा सा पिरामिड की बात कर दूं क्या? पिरामिड क्या होता है? देखिए, पिरामिड एक आकृति ऐसा होता है जिसका नीचे के आधार जो होता है ना, वो या तो त्रिभुजाकार होता है या फिर कोई भी बहुभुज, त्रिभुज चतुर्भुज कोई भी बहुभुज, कुछ इस तरह से पिरामिड बनता है। इस तरह से बना दिया जाए। ये लगभग क्या दिख रहा है तुमको? पिरामिड के जैसा दिख रहा है। नीचे क्या होगा? नीचे बहुभुज, नीचे के जो आकार होता है वो कैसा होता है? बहुभुजाकार। बहुभुज मतलब त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज सप्तभुज कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो होगा हमेशा पार्श्व फलक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्व फलक। बगल वाला दीवार को क्या बोलते हो? बगल वाले दीवार को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व फलक। और पार्श्व फलक जो होता है वो हमेशा हमेशा त्रिभुज ही होता है। यानी पिरामिड वह ठोस आकृति है जिसका आधार कोई बहुभुज हो, जिसका आधार कोई बहुभुज हो। और पार्श्व फलक जो है वो हमेशा क्या होगा? त्रिभुज। हाँ, तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि पिरामिड का आधार हमेशा कैसा होता है, क्या बोलोगी? हाँ, कोई भी बहुभुजाकार, चाहे त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज सप्तभुज कुछ भी, लेकिन त्रिभुजाकार करिए। पार्श्व फलक पूछे तो क्या बोलना है? क्वेश्चन पूछ ले कि पिरामिड का पार्श्व फलक हमेशा होता है, क्या होता है? हमेशा हमेशा होता है त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया है? अब बात करें अपने भारत देश का। अपने भारत देश में इसका कैसे विकास हुआ? अपने भारत देश की बात किया जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3000 साल पहले की बात हो रहा है, ज्यामिति का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया था उन्होंने। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। उस सभ्यता से पता चला है कि उस सभ्यता के लोग ज्यामिति के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। समझ मारी बात है? वो अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी निर्माण कार्य में प्रयोग जो ईंट करता था ना, सिंधु घाटी सभ्यता ईंट प्रयोग करता था, तुम लोग पढ़ा होगा। नाली बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ईंट का उपयोग करता था। और वो जो ईंट का उपयोग करता था उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई का रेशियो 4:2:1 में होता था। ईंट की लंबाई मोटाई चौड़ाई होता है ना, ऊंचाई, वो सब किस अनुपात में? 4:2:1 अनुपात में होता था। ये सभी बातें मैं तुमको लिखा दूंगा आराम से, ठीक है? प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र नामक एक किताब था, समझा? प्राचीन भारत में किताब था, उसका नाम क्या था? सुलभा सूत्र। वो सुलभा सूत्र पुस्तक में ज्यामिति रचनाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था। याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले कि प्राचीन भारत में ज्यामितीय रचनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है, क्या बोलोगे? सुलभा सूत्र। क्लियर बात? मिस्रवासियों द्वारा विकसित की गई ज्यामितियों में मुख्यतः परिणाम के कथन ही नहीं थे। परिणाम का जो कथन था सिर्फ वो दिया था किसने? मिस्र के लोगों ने। और अधिकांशतः व्यवहारिक कार्यों के लिए करता था ये सब। मिस्र के लोग अपने ज्यामिति में जो भी कथन था उसका उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करता था? के मिस्र देश के लोग। हाँ, फिर यूनान की बात करें। यूनान के लोग जो है वहां पे रचनाओं पर अत्यधिक बल दिया जाता था। यूनान में रचना पर, रचना समझते हैं? कंस्ट्रक्शन जो हम लोग हाथ से बनाते हैं, उस पर ज्यादा फोकस कौन करता था? यूनान वाले। हाँ, यूनानियों की अभिरुचि उन कथनों जिनको उन्होंने स्थापित किया था उसकी सत्यता निगमनिक तर्कन का उपयोग करके जांचने में थी। मतलब कि कोई कथन है तो उसको जांचने में कि कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, ये सब जांचने में विश्वास करता था। कहा के लोग? यूनान के लोग। है समझ में? यूनान के लोग के सब काम था। फिर आया अपना गणित के ज्यामिति के जादूगर थेल्स महोदय। कौन आए हैं? हाँ, थेल्स महोदय ने क्या किए? ये भी यूनानी गणितज्ञ है। थेल्स महोदय कहां रहने वाले हैं? हाँ, क्वेश्चन पूछ ले थेल्स कहां के गणितज्ञ है, क्या बोलेंगे? यूनान देश का, यूनान के रहने वाले गणितज्ञ है ये।
उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञात उपपत्ति प्रदान किया। सबसे पहले ज्ञात उपपत्ति मतलब कि किसी भी चीज को सबसे पहले प्रूफ करने का काम किसने किया? ज्यामिति में सबसे पहले प्रूफ थेल्स महोदय जी ने किया था। समझे? याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले ज्ञात उपपत्ति देने का काम ज्यामिति में किसने किया, तो थेल्स महोदय ने किया था। बात समझ में आ रही है? थेल्स महोदय। उसके बाद आए पाइथागोरस चाचा। कौन आए? हाँ, पाइथागोरस जी थेल्स का चेला है। थेल्स महोदय के चेला शिष्य कौन? पाइथागोरस। समझ ले, अब दोनों ज्यामिति में खतरनाक आदमी है। तो पाइथागोरस आए और उनके साथी, पाइथागोरस के साथी भी ज्यामिति के बहुत सारी गुणों की खोज किया था और ज्यामिति के सिद्धांत पर बहुत ज्यादा बल भी देने का काम किया है। ये कौन? पाइथागोरस। तो क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि पाइथागोरस किनके शिष्य रहे हैं? थेल्स महोदय किनके शिष्य रहे हैं? अब बात करते किनका? यूक्लिड के फादर जी, सॉरी यूक्लिड के फादर जी बोल रहा हूं, ज्यामिति के फादर जी। ज्यामिति के पापा जी कौन है? यूक्लिड महोदय। उन्होंने पुस्तक लिखा एक एलिमेंट्स। कौन पुस्तक लिखा? हाँ, एलिमेंट्स। समझे? हाँ, यूक्लिड मिस्र में कहां करने वाले है? हाँ, मिस्र में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया। मिस्र में एक जगह, उनका नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया। वहां के ही रहने वाले थे। वहां के शिक्षक थे गणित का। ये गणित के टीचर रहे। कौन? यूक्लिड महोदय। कहां के रहने वाले हैं? मिस्र में जगह का नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया। क्या जगह का नाम है? हाँ, उन्होंने क्या किया, उस समय तक ज्ञान गणित के सभी, गणित में जितने भी ज्यामिति में बातें प्रूफ सामने आया था या फिर ज्यामिति में जो कुछ भी खोज हुआ, उन सारे खोजों को एक पुस्तक में लिखने का काम किसने किया? यूक्लिड महोदय ने। बाकी सभी चीजें बस ऐसे कथन करके किसी किसी चीज को लेकर छोड़ दिया, लेकिन उसको वास्तविक रूप देने का काम किसने किया? उसको पुस्तक में लाने का काम किसने किया? यूक्लिड महोदय ने किया। समझे? हाँ? और जो उन्होंने ज्ञान को एकत्रित किया, ज्यामिति के ज्ञान को, उस पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स। उस पुस्तक का नाम क्या है? हाँ, तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि एलिमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है और एलिमेंट्स पुस्तक किससे संबंधित है? ज्यामिति के ज्ञान से संबंधित है। बात समझे? और इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स पुस्तक में 13 अध्याय बनाया। एलिमेंट्स पुस्तक में कितने अध्याय बनाया? 13 अध्याय। 13 अध्याय में इन्होंने इसको बांटा। एलिमेंट्स नामक पुस्तक को कितने अध्याय में बांटा? 13 अध्याय में बांटा और हर एक अध्याय को उन्होंने पुस्तिका नाम दिया। याद रखना, एलिमेंट्स के हर एक अध्याय को क्या नाम दिया गया? पुस्तिका नाम दिया गया। बात समझे? क्या नाम दिया गया? पुस्तिका नाम दिया गया। कोई दिक्कत यहां तक? आज की कहानी को विराम दूंगा।